हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि में। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को समझने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे कॉलिकर, जिन्होंने 1880 में कीटों की मांसपेशियां यानी कि रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था। तो सर्वप्रथम जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था वो कौन से वैज्ञानिक थे? कॉलिकर नाम के। यह ग्रीक शब्द, अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किन किन शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला है माइटोस, जिसका अर्थ होता है धागा या थ्रेड। मतलब माइटोस का अर्थ क्या होता है? धागा या थ्रेड। और दूसरा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो और कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल से मिलकर बना है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? धागे सदृश पतली संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं? धागों के समान पतली संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोशिकाओं में फ्लेमिंग और अल्टमान ने की थी। कीटों की रेखित पेशियों में किसने अध्ययन किया था? कॉलिकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाओं में खोज किसने की थी? फ्लेमिंग और अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने 1882 में। और सन 1894 में इसका पूरा निष्कर्ष वर्णित कर इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। तो फ्लेमिंग और अल्टमान ने इसकी खोज की थी और सन 1894 में इसका निष्कर्ष वर्णित कर इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो फ्लेमिंग और अल्टमान ने। इसका निष्कर्ष कब निकाला? 1894 में। अगले वैज्ञानिक आते हैं सी बेंडा। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम से इसे परिभाषित किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने 1897 में। पादप की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्म छड़ आकार, गोलाकार और सूत्री फिलामेंटस स्फेरिकल कोशिकांग के रूप में देखकर माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। क्योंकि जो पादप की कोशिकाओं में, जब पादप की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया तो ये बहुत सूक्ष्म थे, छड़ के आकार के थे, गोलाकार थे और सूत्री यानी कि फिलामेंटस थे। कोशिकांग देख के रूप में देखकर माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। पौधों में बात करें तो पौधों में सर्वप्रथम निम्फिया में, ठीक है, निम्फिया प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की जानकारी जो थी वो मिविस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। यकृत की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक करने का जो श्रेय है वो बेंसले और होयर नाम के एक वैज्ञानिक को दिया जाता है। यकृत की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किसने किया? बेंसले और होयर ने। माइकेलिस नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसको श्वसन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो श्वसन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समूह को कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। अगर जैसे एक कोशिका है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हुए, जिस तरीके से मैं ऐसे बता रही हूँ अभी ऐसे ही समझिए। तो इकट्ठे एक साथ समूह को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसोम कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के समूह को, मतलब प्लूरल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के नाम देख लेते हैं क्या क्या है। कॉन्ड्रियोसोम है इसका नाम, प्लाज्मोसोम है, प्लास्टोसोम है, और क्या है इसका नाम? प्लास्टोकॉन्ड्रियन। इसको किन किन नामों से जाना जाता है? कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लाज्मोसोम, प्लास्टोसोम और प्लास्टोकॉन्ड्रियन नाम से जाना जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये वाला भी है और ये वाला भी है। ये मैग्नीफाइड व्यू इसलिए क्योंकि इसके अंदर का स्ट्रक्चर बताया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है कि क्रिस्टी, और ये है F1 पार्टिकल्स। ये क्रिस्टी और जो बाहर वाली जो क्रिस्टी और बाहर वाला जो बाहर की जो झिल्ली होती है उसके बीच के स्थान को इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। अगर हम इसका मैग्नीफाइड व्यू देखें तो ये F1 पार्टिकल्स हैं, इनको ऑक्सीसोम कण भी कहते हैं। देखिए किन किन भागों में विभक्त है। ये हेड हो गया, ये स्टॉक हो गया, ये हेड हो गया, ये स्टॉक हो गया और ये बेस हो गया।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखो, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पेपर में बनाया जाता है। इसमें आउटर चैम्बर दिख रहा है, इनर चैम्बर, डीएनए देखिए, राइबोसोम्स भी इसी में है, ये पूरा मैट्रिक्स है, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो चारों ओर से दो एकक झिल्लियों प्रोटीन लिपिड प्रोटीन संरचना होती है। देखो इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको साफ दिख रहा है, जो कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन संरचना होती है। बाहरी जो झिल्ली होती है वो चिकनी होती है, और जबकि जो भीतरी झिल्ली होती है वो जीव द्रव्य में अंदर की ओर मुड़कर प्रवर्ध फिंगर लाइक प्रोसेसेस का निर्माण करती है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अभी बाहर की जो झिल्ली है, बाहर की झिल्ली तो एकदम चिकनी होगी, लेकिन जो अंदर की झिल्ली है उसमें देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली ये बनाई हुई है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रिस्टी। इसको शिखर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम क्रिस्टी। फ्रेवस्लिंग और मुलर थेलर नाम के जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनको क्या कहा? नलिकाएं कहा। इनको नलिकाएं किसने कहा? फ्रेवरथुलर और फ्रेवस्लिंग और मुलर थेलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन्हें नलिकाएं किया। ठीक है, ये जो क्रिस्टी होती है वो भीतर की ओर माइटोकॉन्ड्रिया को अनेक छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देती। देखो ये जो क्रिस्टी अलग छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया है, स्ट्रक्चर में साफ दिखाई दे रहा है। क्रिस्टी की दोनों कलाओं के बीच का स्थान, क्रिस्टी के दोनों अंतर क्रिस्टलीय स्थान, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस अभी आपको बता ही दिया मैंने। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की, अब ये जो क्रिस्टी है ये उसका फिगर बताया गया। देखो ये क्रिस्टी का भी फिगर आपको दिखाया गया है, इसमें साफ साफ क्रिस्टी किस तरीके से संरचना होती है उसके अंदर का आपको दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों कलाओं के मध्य के स्थान को पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहते हैं। मतलब जो दोनों कलाएं होती हैं, बाहरी कला और भीतरी कला के दोनों बीच के स्थान को पैरा माइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहते हैं। भीतरी कला जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया को दो भागों या कोष्ठकों में विभक्त करती है, बाह्य कोष्ठ और आंतरिक कोष्ठ, आउटर चैम्ब्रेन एंड इनर चैम्ब्रेन। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? लवण होते हैं, जल होता है, एक चक्रीय डीएनए अणु होता है, 70S राइबोसोम होते हैं। श्वसन के लिए क्रेब्स चक्र से संबंधित जितने भी विकर यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? लवण होता है, जल होता है, डीएनए अणु होता है वो भी एक चक्रीय, 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और श्वसन के निमित्त क्रेब्स चक्र से संबंधित विकर भी उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी हरित लवक की भांति आंशिक रूप से स्वशासित कोशिकांग होता है। इसमें स्वजनन की क्षमता होती है और ये कोशिका के अंदर ही जनन कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टी की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म कण जिनकी लंबाई 70 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। तो 70 से 100 एंगस्ट्रॉन किसकी लंबाई होती है? F1 कण की। ठीक है, टेनिस के रैकेट सदृश होता है, ये देखिए F1 कण, इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। 3 भागों में विभक्त होता है, आधार, वृंत और गुंडीनुमा शीट्स, बेस, स्टॉक एंड हेड। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए। प्रोटीन होता है 65 से 70%, लिपिड होता है 25 से 30%, आरएनए होता है 0.5% और डीएनए कुछ मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा दिख रही है आपको? प्रोटीन की, उससे कम लिपिड की। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसस्वन की क्रिया का प्रमुख घटनाक्रम होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो श्वसन की एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एटीपी के रूप में उच्च ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? पता चल गया, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में उत्पादन होता है ऊर्जा का, इसलिए इसको कोशिका का
ऊर्जा घर कहा जाता है। यहाँ मुक्त ऊर्जा को संरक्षित कर लिया जाता है। मुक्त ऊर्जा कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है। जो ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से वो बहुत काम आती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, फॉस्फेट और एडीपी प्रवेश कर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जल और CO2 का निष्कासन करते हैं। जब रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनता है? ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जल बनता है और CO2। उपरोक्त क्रिया 3 पदों में होती है। तो ये 3 पद हैं: क्रेब्स साइकिल, श्वसन श्रृंखला, फॉस्फोरिलेटिंग तंत्र। क्रेब्स साइकिल यह क्रम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में गुलित अवस्था में उपस्थित विकरों की अभिक्रिया द्वारा पूरा होता है। इस क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और उपापचयी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें क्या क्या बनता है? CO2 बनता है और उपापचयी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। दूसरी है रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अर्थात क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन का अभिगमन विभिन्न बाह्य अणुओं के द्वारा होता है। ये अणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर श्रृंखला में स्थित इलेक्ट्रॉन वाहकों की सहायता से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं। इस क्रिया के अंत में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से जुड़कर जल का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन श्रृंखला या ETS में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। फॉस्फोरिलेटिंग तंत्र में क्या होता है? फॉस्फोरिलेटिंग जो तंत्र होता है उसमें श्वसन श्रृंखला से संबंधित रहता है और इसमें स्थानों पर ATP का निर्माण करता है। ये ATP का निर्माण करता है। इस तंत्र का निर्माण F1 कण एवं ATP सिंथेटेज विकर करते हैं। फॉस्फोरिलेटिक तंत्र का निर्माण कौन करता है? ATP सिंथेटेंस विकर और F1 कण। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक आज का, जिस पे हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किसने खोज की। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।